हेलो एस्पिरेंट्स, इन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वीडियोस के कुछ फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर आपको मिलेंगे क्वेश्चंस जीएस 1, 2, 3 और 4 से, जिनका सिस्टमेटिकली डिस्कशन होता है और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा जिन एस्पिरेंट्स को अपना आंसर फ्री इवेल्युएट कराना है तो वो इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी है contact.crispcontent@gmail.com। एज ऑफ नाउ इट्स कम्प्लीटली फ्री। इसके अलावा इन डेली क्वेश्चंस को फर्दर क्लासिफाई किया है सब्जेक्ट वाइज एंड टॉपिक वाइज, जिसकी प्लेलिस्ट भी आपको चैनल पर मिल जाएगी। इसका फायदा यह होगा, एस्पिरेंट्स का स्टैटिक पोर्शन अभी कंप्लीट नहीं है या फिर उनका कोई पर्टिकुलर टॉपिक ही कंप्लीट है, फॉर एग्जांपल GS1 का आर्ट एंड कल्चर, तो ऐसे एस्पिरेंट डायरेक्ट चैनल पर जाकर GS1 की प्लेलिस्ट खोल सकते हैं और उसमें दिए गए सारे आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन एंड आंसर के डिस्कशन को देख सकते हैं और साथ में प्रैक्टिस कर सकते हैं। यह उनके लिए भी हेल्पफुल होगा जिन्हें 1 या 2 क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करने हैं डेली। बाकी करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चंस तो आप डेली प्रैक्टिस कर ही सकते हैं, क्योंकि उनके लिए मोस्टली करंट अफेयर बेस्ड नॉलेज ही चाहिए होती है। इस तरह आप अपनी आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग स्किल्स को बढ़ाने के साथ साथ उन टॉपिक्स को भी लर्न और रिवाइज कर पाते हैं जो आने वाले अपकमिंग एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। यह इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस उन एस्पिरेंट्स के लिए जिन्हें अपनी कॉपीज फ्री इवैल्यूएशन के लिए सेंड करनी है। प्लीज सबसे पहली बात, एक फाइल में एक ही आंसर को भेजें, वरना जितने आंसर्स होंगे उस पर्टिकुलर फाइल को रिवर्ट बैक करने में उतना ही टाइम लगेगा। अपनी फाइल का फॉर्मेट PDF ही रखें, जिससे कि एनोटेशन मतलब रिमार्क्स लिखने में आसानी हो, और अपने क्वेश्चन और आंसर के अलावा कुछ भी ना लिखें, ना ईमेल आईडी, ना नाम, ना सब्जेक्ट, क्योंकि जितनी क्लियर कॉपी होगी उतना ज़्यादा स्पेस मिलेगा रिमार्क्स लिखने के लिए। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में आपको आपकी कॉपी इवेल्युएट होकर 2 से 3 दिन में मिल सकती है, पर कभी कभी कॉपीज का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए 5 से 7 दिन का भी समय लग सकता है। एंड सिंसियर अपॉलॉजीज टू दोज स्टूडेंट्स जो हिंदी फॉर्मल लैंग्वेज में अपनी कॉपीज़ को इवेल्युएट कराना चाहते हैं, और वो स्टूडेंट्स जो अपनी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की कॉपीज़ को इवेल्युएट कराना चाहते हैं। फिलहाल यह अभी पॉसिबल नहीं है, मे बी इन नियर फ्यूचर इफ इट गेट पॉसिबल वी विल लेट यू नो। लास्टली, क्रिस्प कंटेंट से कनेक्ट होने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें रियल टाइम PDF लिंक्स को शेयर किया जा सकता है, और आप इस वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। इसके अपने फीचर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चंस को सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, सिलेबस वाइज हर तरह के क्लासिफिकेशन से आप रीड कर पाएंगे। फिलहाल अभी ये ग्रेजुअली अपडेट होती है, फ्यूचर में इसकी स्पीड और तेज हो जाएगी अपडेट होने की। बात करते हैं किसी भी आंसर को किस तरह से अटेम्प्ट करना चाहिए। वैसे तो हर किसी का अपना अपना तरीका होता है आंसर को अप्रोच करने का, लेकिन हम यहाँ पर एक बेसिक अप्रोच को यूज करेंगे जो ऑलमोस्ट सभी के लिए सुइटेबल हो और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हो। हमारी बेसिक अप्रोच कहती है कि सबसे पहले क्वेश्चन के कंटेक्स्ट को समझना चाहिए। कंटेक्स्ट मतलब वह ब्रॉड एरिया, वह ब्रॉड थीम जिसके ऊपर यह क्वेश्चन बेस्ड होते हैं। इसको सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि एक्सप्लेन काउ, तो आप जिस एरिया में सोचेंगे वह काउ होगा, आप किसी और जानवर के बारे में नहीं सोचेंगे, राइट। यहाँ तक तो हमें पता चल गया कि हमें किसी दूसरे जानवर के बारे में नहीं सोचना है, लेकिन काउ के बारे में भी क्या सोचना है, अभी भी कंटेक्स्ट पूरा क्लियर नहीं है। इसलिए क्वेश्चन के पूरे कंटेक्स्ट को समझने के लिए हम उसके कीवर्ड को भी देखते हैं। क्वेश्चन के कंटेक्स्ट को पूरी तरह से समझने के लिए हम उसके डायरेक्टिव वर्ड को भी देखते हैं। डायरेक्टिव वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो उस टॉपिक के अंदर भी किस डायरेक्शन में सोचना है उसके लिए गाइड करते हैं। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया था एक्सप्लेन काउ, इसके अंदर जो डायरेक्टिव वर्ड है वो है एक्सप्लेन। उसके अकॉर्डिंग हम काउ के बारे में उसके फीचर्स बता सकते हैं कि काउ के 4 पैर होते हैं, एक पूंछ होती है। लेकिन वहीं अगर हमने डायरेक्टिव वर्ड क्रिटिकली एनालाइज लगा दिया तो हम सेम टॉपिक काउ के बारे में ही डिफरेंट डायरेक्शन में सोचेंगे, मतलब काउ के एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस। और इस तरह से आपने देखा कि एक ही थीम होने के बावजूद 2 डिफरेंट डायरेक्शन से हमने सोचा, और इस तरह से आप क्वेश्चन के पूरे कंटेक्स्ट को समझ पाते हैं। एक बार कंटेक्स्ट को समझ लिया, फिर हम अपने नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं, जो है कंटेंट को गैदर करना। क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग के बाद जो भी रिलेटेड मैटर हमें मिलता है उसे हम गैदर करने की कोशिश करते हैं। कोई भी रिलेटेड एग्जाम्पल, डेफिनेशन, स्टैट्स या फिगर्स, उन्हें हम या तो अपने दिमाग में रखने की कोशिश करेंगे या फिर उनके रफ पॉइंट्स बनाकर रफ पेज पे लिख देंगे।
क्योंकि एक बार कंटेक्स्ट समझने के बाद हमारा दिमाग सभी डायरेक्शन से उससे रिलेटेड कंटेंट को गैदर करने की कोशिश करता है, और ये इन्फॉर्मेशन रॉ होती है, अनफिल्टर्ड होती है, और ऐसा भी हो सकता है कि वो टोटली रिलेटेड हमारे क्वेश्चन की डिमांड से ना भी हो। और अगर आपने उसे डायरेक्टली अपने पेपर पे लिख दिया तो हो सकता है कि आप क्वेश्चन की डिमांड से डिविएट हो जाएं, और फिर आपको मार्क्स भी अकॉर्डिंगली मिलेंगे। इसलिए उस रॉ इन्फॉर्मेशन को अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए हम लास्ट स्टेप पर आते हैं, स्ट्रक्चर। किसी भी आंसर के अंदर 3 बेसिक कंपोनेंट होते ही हैं। पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा बॉडी और तीसरा कंक्लूजन। किसी भी क्वेश्चन के आंसर में इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन किस तरह से लिखना है वह क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिफर करता है। जिस तरह का क्वेश्चन होता है उसी तरीके से हम लिखते हैं तीनों कंपोनेंट। दूसरा आपकी नॉलेज पर डिपेंड करेगा। जितनी ज्यादा नॉलेज होगी, रिफाइंड नॉलेज होगी, उतना रेलेवेंट इंफॉर्मेशन नॉलेज आंसर्स के अंदर लिखी जा सकती है। और फाइनली आपके एक्सपीरियंस पर डिपेंड करेगा कि आपने कितनी प्रैक्टिस करी है, जिसकी वजह से आप क्विकली क्वेश्चन के डिमांड को समझ पाते हैं और उतना ही जल्दी उसे लिख पाते हैं। यह सब धीरे धीरे आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करने से आ जाता है। और इस तरह से अगर आपको क्वेश्चन का कंटेक्स्ट समझ में आ गया, फिर आपको पता चल गया कि कंटेक्स्ट से रिलेटेड मतलब क्वेश्चन की डिमांड से रिलेटेड क्या कंटेंट लिखा जा सकता है, आपने अप्रोच के दूसरे स्टेप के अकॉर्डिंग कंटेंट को गैदर भी कर लिया और फिर रियल पेपर पे आपने स्ट्रक्चर कर दिया, तो इस तरह से आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। परफेक्शन की तो कोई लिमिट नहीं है, लेकिन यह अप्रोच फॉलो करने के बाद आपको एक ऐसा आंसर मिलेगा जिसे एग्जामिनर चेक करेगा तो मजबूर हो जाएगा आपको अबव एवरेज मार्क्स देने के लिए। इसलिए हम आगे इसी अप्रोच का यूज करते हुए क्वेश्चंस को डील करेंगे। आज का क्वेश्चन सेकुलरिज्म के ऊपर है। क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय सेकुलरिज्म? ब्रीफली एक्सप्लेन द सेकुलर कैरेक्टर ऑफ इंडियन स्टेट एज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इस क्वेश्चन को आप यूपीएससी के सिलेबस GS2 के अंदर पॉलिटी के अंदर क्लासीफाई कर सकते हैं, और इसके भी सब सेक्शन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, इवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस एंड बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर क्लासीफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन बेसिकली पूछ रहा है कि आप सेकुलरिज्म से क्या समझते हैं, और ब्रीफली एक्सप्लेन करिए कि इंडिया किस तरह के सेकुलर कैरेक्टर को फॉलो करता है। मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सेकुलरिज्म के बारे में क्या है और इंडिया के अंदर किस तरह का सेकुलरिज्म को फॉलो किया जाता है, इसे हमें ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। इस क्वेश्चन को मेंस एग्जाम के लिए प्रैक्टिस करने की क्या रेलेवेंस है, इसके लिए हम यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के मेंस क्वेश्चन को देखेंगे, जहाँ पर हमें पता चलेगा कि एक काफ़ी पुराना क्वेश्चन 1994 उसमें पूछा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सेकुलरिज्म से रिलेटेड कौन कौन से प्रोविजंस हैं, उन्हें इंडिकेट करिए। इसके अलावा 2005 के अंदर क्वेश्चन पूछा था, गिव योर व्यूज़ ऑन द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स एज एनश्राइंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डू दे मेक इंडिया अ सेकुलर स्टेट। सो एज यू नोटिस्ड कि सेकुलरिज्म की जो थीम है वो चलती रहती है एंड इट्स वेरी मच रेलिवेंट फॉर आवर मेंस एग्जाम। So you must know the concept of secularism as well as the issues about it. इतने डिस्कशन के बाद आपको पता चल ही गया होगा कि कंटेक्स्ट इसका जो ब्रॉड थीम है वो सेकुलरिज्म के बारे में है, और जो मेन डिमांड्स पूछी गई हैं वो यही है, सेकुलरिज्म क्या चीज़ है और इंडिया में किस तरह का सेकुलरिज्म को फॉलो किया जाता है। अब इससे रिलेटेड कंटेंट आपको किसी भी स्टैटिक बुक से मिल सकता है। जो हाईली फॉलोड बुक है लक्ष्मीकांत, उसके अंदर ईजीली मिल जाएगा, या फिर वेबसाइट्स पर तो अवेलेबल होता ही है। तो यहाँ पर एक सजेशन यही होगा कि आप सेकुलरिज्म के बारे में पढ़ें, उसको समझें और फिर उसके बाद इस तरह के क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें, जिससे कि आपकी लर्निंग भी हो और साथ में साथ राइटिंग प्रैक्टिस भी हो। कंटेंट को गैदर करने के बाद अब हम उसे प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर डालने की कोशिश करेंगे। प्रॉपर फॉर्मेट मतलब इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन के अंदर। इंट्रोडक्शन की शुरुआत आप सेकुलरिज्म की डेफिनेशन बताकर कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि सेकुलरिज्म एक डॉक्ट्रिन है जो कहता है कि रिलीजन को हमारे लाइफ के सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और कल्चरल एस्पेक्ट से दूर रखा जाए। किसी भी इंसान को रिलीजन एक पर्सनल चॉइस की तरह लगना चाहिए, जिस पर उसकी ही मर्ज़ी हो कि उसे फॉलो करना है या नहीं करना है, और उसकी इस चॉइस से किसी भी तरह का डिफरेंट ट्रीटमेंट ना झेलना पड़े, मतलब किसी भी तरह का भेदभाव ना झेलना पड़े। अब आपको पता होगा कि इंडिया के अंदर पॉजिटिव सेकुलरिज्म को फॉलो किया जाता है और बाहर फॉर एग्जांपल यूएस के अंदर नेगेटिव सेकुलरिज्म को। अब जैसे कि क्वेश्चन की डिमांड इंडियन सेकुलरिज्म के बारे में है, तो हम उसी को एक्सप्लेन करेंगे।
तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जैसे कि बताया है कि हमारा जो इंडिया है वो सेकुलर स्टेट है और वह किसी पर्टिकुलर वन रिलीजन को प्रायोरिटी नहीं देता है, वह सभी लोगों को इक्वली ट्रीट करता है। इसी का अपोजिट एग्जांपल आप पाकिस्तान का ले सकते हैं, उनका एक पर्टिकुलर ऑफिशियल रिलीजन है। अब ये सारी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से प्रोविज़न में शो होती हैं। इस पॉइंट पर एक चीज़ फोकस करिएगा कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स पर फोकस करते हैं, जबकि उन्हें प्रीएम्बल से लेकर डीपीएसपी तक फोकस करना चाहिए और इनफैक्ट फंडामेंटल ड्यूटीज़ के भी प्रोविज़न उठा सकते हैं। इट मीन्स कि आप अपने आप को सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स पर रिस्ट्रिक्ट नहीं करिए, इसके आगे और भी जो है प्रोविज़न उन्हें भी इंक्लूड करने की कोशिश करिए। तो सबसे पहले हम प्रीएम्बल की बात कर सकते हैं। प्रीएम्बल से कैसे पता चलता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा इंडियन जो स्टेट है वो सेक्युलर है। यहाँ पे लिखा होता है कि ऑल सिटीजन्स हैव लिबर्टी ऑफ फेथ, बिलीफ एंड वर्शिप। आगे आप फंडामेंटल राइट के उन प्रोविजंस को लिस्ट आउट कर सकते हैं जो हमारे इंडियन स्टेट को सेक्युलर बताते हैं, जैसे कि आर्टिकल 14, एवरी पर्सन शैल हैव इक्वालिटी बिफोर द लॉ इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, मतलब लॉ के सामने सभी इक्वल है। फिर आप आर्टिकल 15 बता सकते हैं, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, मतलब हमारा स्टेट हमारे सिटीजन को रिलीजन के ग्राउंड पर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं कर सकती रिलीजन के नाम पर। फिर आर्टिकल 16 जो बोलता है एंश्योर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, एंड देन आर्टिकल 25 फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपिगेट एनी रिलीजन। ये सारे प्रोविजंस आपने पढ़े होंगे और आपको सजेशन भी दिया होगा कि इनके नंबर तक को याद कर लीजिए। इस बात से पता चलता है कि इनकी काफ़ी इम्पोर्टेंस है। आगे आर्टिकल 27 जो कहता है कि किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन के प्रमोशन के नाम पर किसी पर्सन से किसी भी तरह का टैक्सेस नहीं मांगा जा सकता ज़बरदस्ती। और फिर आर्टिकल 28, अगर ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो स्टेट द्वारा मेंटेन किया जाता है, मतलब स्टेट द्वारा पैसे दिए जाते हैं उसकी मेंटेनेंस के लिए, तो इस तरह के इंस्टीट्यूट के अंदर किसी भी तरह का रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं होगा। एंड देन आर्टिकल 30, यहाँ पर सभी माइनॉरिटीज़ को अपनी चॉइस का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एस्टैब्लिश और एडमिनिस्टर करने का राइट होता है। फाइनली हमारे डीपीएसपी के अंदर भी आर्टिकल 44 आप देखेंगे, वहाँ पर लिखा है कि स्टेट कोशिश करेगी यूनिवर्सल सिविल कोड लाने की। अब ये यूनिवर्सल सिविल कोड होता क्या है, इसे ऐसे समझिए कि अगर हमने कोई क्राइम किया तो उसके लिए क्रिमिनल लॉज सबके लिए इक्वल है, पर पर्सनल लॉज सबके लिए डिफरेंट है। मतलब हमारे देश के अंदर काफ़ी रिलीजन है और वो अपने अपने लॉज के अकॉर्डिंग काम करते हैं। जैसे कि अगर किसी की शादी होनी है, क्रिश्चियन की शादी होनी है तो उनका अपना तरीका होता है, हिंदू की शादी होनी है तो उसका अपना तरीका है, रूल है, और डिवोर्स भी फिर उसी तरीके से फॉलो होता है। तो इस तरह से काफ़ी लॉज हो गए। अब इन्हीं को एक कॉमन सिविल लॉ के अंदर अगर कन्वर्ट कर दिया जाए तो उसी को यूनिफॉर्म सिविल कोड कहा जाता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा और आंसर की जो मेन डिमांड्स हैं वो पूरी हो चुकी हैं। आप फाइनली कंक्लूड कर सकते हैं आंसर को यह बताकर कि हमारे देश में सेकुलरिज्म को इसलिए फॉलो किया जाता है क्योंकि हमारी इंडियन सोसाइटी का जो नेचर है वो मल्टी रिलीजियस है, और इस सेकुलरिज्म की वजह से ही हम नेशनल इंटीग्रिटी को मेंटेन कर पाते हैं और सभी रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट दे पाते हैं। इस तरह से हमारे स्टेट के ऊपर ऑब्लिगेशन आता है कि स्टेट सेकुलर कैरेक्टर को मेंटेन करने के साथ साथ इस तरह की सेकुलर पॉलिसीज़ को भी इंट्रोड्यूस करे जिससे कि हमारे सोसाइटी के सेकुलर नेचर को मेंटेन किया जा सके। और इस तरह से आप इस आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। फाइनली बात करते हैं कि ऐसा कौन सा एक्स फैक्टर होता है ऐसे कैंडिडेट के बीच जिसकी नॉलेज टॉपर की नॉलेज के इक्वली होती है, पर फिर भी उसे टॉपर से कम मार्क्स मिलते हैं। ऑलमोस्ट किसी भी टॉपर की कॉपी अगर आप उठाएंगे तो उसके अंदर कुछ चीज़ें कॉमन दिखाई पड़ेंगी। पहला, जितना भी पॉसिबल हो उतना ये पॉइंट में बनाकर आंसर देते हैं, कीवर्ड्स के नीचे अंडरलाइन करते हैं जिससे कि एग्जामिनर की अटेंशन डायरेक्टली उन कीवर्ड्स पे जाए। तीसरा, आंसर के अंदर विजिबिलिटी बनी रहे उसके लिए शॉर्ट पैराग्राफ्स बनाते हैं 5 to 6 लाइंस के। डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल हैंडराइटिंग, जितना पॉसिबल हो वहाँ पे फ्लो चार्ट्स, डायग्राम, मैप लगाने की कोशिश करते हैं।
और इस तरह से एक एक्स फैक्टर आंसर के अंदर आ जाता है और उनकी कॉपी दूसरों की कॉपी से अलग दिखाई पड़ती है। आप भी इन बातों का ध्यान रखिए, डेली आंसर राइटिंग करते रहिए जिससे कि ये सारी चीजें आपकी आदत में आ जाए। इतना ही इस वीडियो में। कीप राइटिंग, ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।